धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी बहुत सारी चीजें एक साथ ऐसे घटने लग जाती हैं कि आम आदमी भी सोचने को विवश होने लग जाता है कि भैया इसी टाइम पर ये सब क्यों हो रहा है। जब महाराष्ट्र में, जब झारखंड में चुनाव चल रहा है, तब दिल्ली में कई मौलाना भीड़ जुटा रहे हैं, कोई मौलाना अपील जारी कर रहे हैं, तो कोई मौलाना मंच से गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये सब चीजें अभी क्यों हो रही हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। साथ ही इसी दौरान अगर विवाद पैदा किया जाए मुसलमानों के दो फिरकों के अंदर, बताया जाए कि वो सही है, वो गलत है, या हम सही हैं, वो सही नहीं है, तो इसको लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसी और बात कर रहा हूं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपील जारी की है और उन्होंने अहले हदीस के खिलाफ एक तरीके से ये अलगार कर दी है। मौलाना अरशद मदनी भीड़ जुटा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और खुद को मौलाना बताने वाले तौकीर रजा जो हैं वो भी गरज रहे हैं जयपुर में जाकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन तमाम लोगों की, मैं नौटंकी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको बुरा लग सकता है, समझने और परखने का हुनर रखने वाले एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मुझे लगता है मौलाना वाली कहानी शुरू की जाए उससे पहले आपको रामपुर लेकर चलता हूं। वहां का एक सीन आपके सामने रख रहा हूं। अखिलेश यादव हैं, आजम खां के घर पहुंचे हैं, और उन महबूबुल्लाह नदवी को जो वहां से सांसद जीते, आपका उसमें बड़ा रोल है। आपने जाके वहां कैसा माहौल बना दिया कि पुलिस प्रशासन ने पहले की तरह मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को वोट डालने से नहीं रोका, और वोट डल गया और ये जीत गए। उनको लेकर पहुंचे। ये वो मोहिबुल्लाह नदवी हैं जो चुनाव के दौरान कभी आजम खां के दरवाजे पर नहीं गए, उन्होंने आजम खां की कभी तारीफ नहीं की, उन्होंने जीतने के बाद आजम खां का शुक्रिया अदा नहीं किया, जेल में जाकर मुलाकात नहीं की, बल्कि यह तक कह दिया कि आजम खां एक सुधार गृह गए हुए हैं। जेल एक सुधार गृह है, यानी कि आजम खां बिगड़े हुए हैं। उनको लेकर पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने आजम खां के जख्मों पर नमक छिड़का मोहिबुल्लाह नदवी को ले जाकर? आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं ले रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने कोई नमक नहीं छिड़का। ऐसा हमारे देश में खास तौर पे, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी के मुखालिफ है, खास तौर पे पिछले 30-40 साल में, उन्होंने मुस्लिम क़यादत को, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, और वो भी एक दो लोग कांग्रेस पार्टी में थे जो पूरी ताकत में थे, लेकिन उन्होंने भी कभी कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में जाता हो, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान जरूर पहुंचा है। और किसी पार्टी में एक भी लीडर ऐसा नहीं हुआ जो कंट्रोलिंग पावर रखता हो या हिस्सेदारी रखता हो पॉलिटिकल पार्टी में। बिल्कुल साफ बात है, एमपी, एमएलए, मंत्री, बहुत सारे पोर्टफोलियो वाले मंत्री बन जाना, जाती तौर पे अपने कुछ दोस्तों को जो वक्त आने पे धोखा दे जाते हैं, आजम खान साहब से ज्यादा इस बात को कौन जानता होगा, पैसे कमाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। अब इससे नुकसान किसका हुआ? मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उतना ही नुकसान इन जो नॉन आरएसएस बीजेपी पार्टीज हैं उनका भी हुआ, क्योंकि मुस्लिम समाज को जब कुछ फायदा ही नहीं होता तो वो दूसरी तरफ रास्ता ढूंढता है। उसकी वजह से बहुत बार ये पार्टियां सड़क पे गिरी, मुंह के बल गिरी। तो अब इसमें अखिलेश जी की क्या गलती है? जब जो जैसा आपने अभी बताया था मुझे कि आजम खान साहब की पत्नी ने ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं की कि ये आदमी नालायक, इतनी बदतमीजी, आजम खान साहब कोई अपनी वजह से जेल में है। मैं खुद इस बात को मानता हूं उन्होंने बहुत गलत काम किए होंगे, मेरा उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन वो जेल में अपनी वजह से नहीं है। जेल में वो अपने कारनामों की वजह से बिल्कुल नहीं है। जेल में है वो मुसलमानों की नाक जमीन पे रगड़े भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, वो दिखाने के लिए जेल में है, वरना कोई वजह नहीं है उनके जेल में होने की। अभी हमारे अमानतुल्लाह साहब को जेल से छुड़वाया है आरएसएस और बीजेपी ने। एलजी साहब ने उनकी इतने ज्यादा तो ऑफेंस होने के बाद भी सैंक्शन नहीं दी है, मतलब चार्जशीट के ऊपर मंजूरी नहीं दी है। किसने? आरएसएस और बीजेपी द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। क्यों? आजम खान साहब अब उनके हाथ में चले गए। ठीक है, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूं पहले, क्योंकि बात कर लेते हैं अमानतुल्लाह खान पे। आपने बड़ा मामला ये बता दिया है, चार्जशीट में दम ही नहीं होगा,
लगता होगा चार्जशीट कोर्ट में जाएगी, औंधे मुंह गिर जाएंगे, तो इसलिए चार्जशीट को सैंक्शन उन्होंने नहीं दिया। अब आप उसको ऐसे पेश करें कि आरएसएस और बीजेपी ने इशारा किया, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और अमानतुल्लाह खान को बाहर निकलवा दिया। देखिए, मैं कोई भी बात बगैर तथ्यों के नहीं करता। उसी ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि सबूत मौजूद हैं, मगर मुझे छोड़ना इसलिए पड़ रहा है कि एलजी साहब या इसको सैंक्शन नहीं मिली। एलजी साहब का लफ्ज नहीं है, लेकिन सैंक्शन एलजी साहब ही देते हैं, होम डिपार्टमेंट देता है। ये लिखा है सबूत पूरे मौजूद है, और ये सबूत वो सबूत हैं जो मुहैया कराए गए थे सीबीआई को भी, और दिल्ली की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको उसके सिर्फ 5% सबूत लगाए गए, लेकिन फिर भी जज साहब ने लिखा है पूरे सबूत, पुख्ता सबूत मौजूद हैं चार्जशीट के अंदर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्योंकि सैंक्शन के बगैर हम कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेल दिए। अब आगे सवाल पूछिए। इसी पे मैं आ रहा हूं। मतीन चौधरी के आने की वजह से ऐसा हुआ क्या? अब यहाँ पर अमानतुल्लाह खान की अहमियत घट गई है? केजरीवाल को लग रहा है कि मतीन अहमद आ गए हैं, चलो इनको साइड कर दें, या अमानतुल्लाह खान को लग रहा है कि यार इन्होंने तो मतीन को भी बुला लिया, मैं क्या रह जाऊंगा, चलो अब दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं जिसको आप आरएसएस और बीजेपी बता रहे हो? देखिए, फिर बात वही आ गई, मतीन अहमद साहब तो अभी आए हैं, उससे पहले कितने दिन से अमानतुल्लाह खान साहब जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आसमान और जमीन, इसी तरह के इल्जाम तो सच्चे या झूठे दीगर बात है, अरविंद केजरीवाल जी और बाकी सब पे लगे थे। आसमान और जमीन और सिंघवी साहब के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए थे ना, क्या अमानतुल्लाह साहब पे किए? भाई झूठ सच तो हम लोग जानते हैं अमानतुल्लाह साहब के बारे में, और उनकी भी केस में कितना झूठ और कितना सच है, लेकिन क्या उनके लिए इतना काम किया? ये है बुनियाद। और दिल्ली में भी मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हट जाए आम आदमी पार्टी से, तो अगर 5 सीटें आ जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक, ये हालात है। ठीक है, इस पे फिर कभी विस्तार से बात करेंगे क्योंकि टॉपिक भटक सकता है। वापिस रामपुर चलते हैं। सवाल पैदा होता है कि ठीक है, अखिलेश यादव ले गए, लीडर हैं, ले जा सकते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी कहते भाई मैं तो नहीं जाऊंगा उनके दरवाजे पर, या तंजीम फातिमा कहती कि भाई यहाँ पे क्यों आया, इसको लेके, इसे लेके यहाँ से भाग, अगर इसको लेके आएगा मैं तुझे भी अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। ये बात कहने की सलाहियत अगर आ जाए तो फिर मसला ही हल नहीं हो जाएगा। ये तो है ही नहीं ना, ये ताकत कुंद हो चुकी है, अपनी जमीर कुंद हो चुका है, चाहे कोई भी हो जो ये काम को कर रहा है, और इसीलिए हम जैसे लोग मिसफिट रहते हैं सब जगह। और बहुत सारे लोगों ने मैंने तो चुनाव जैसे भी ईवीएम के लिए लड़ा था, जिसलिए भी लड़ा था, तो मुझसे रामपुर में, और ये सबसे बड़े दुख की बात है जो मैं कह रहा हूँ, मुझसे रामपुर में लोगों ने, मैं जब भी कभी सड़क पे जाता था तो घेर के लोग कहते थे प्राचा साहब आपसे अच्छा आदमी रामपुर के लिए कोई हो नहीं सकता, और कोई आया भी नहीं आज तक, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले आते, तो टिकट ले आने वाला 2 लोग हैं आपके सामने, ये आपकी हिफाजत करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी की क्या गलती है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे चंद दोस्त हैं, ठीक है, कुछ दोस्तों से मेरी ऐसी दोस्ती है कि अगर वो मुझे गोली भी मार दे तो मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, ये मेरा उनसे जाती मसला है। अगर वो एज मुस्लिम मुझे गोली मारेंगे तो पहले मैं मुस्लिम कम्युनिटी से पूछूंगा कि भाई क्या मैं इन्हें माफ कर दूं? जाती तौर पे अगर है तो कोई बात नहीं है, आपने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं, आओ यार एक और मारो, क्योंकि अभी पूरा मजा नहीं आया मुझे, ये मेरा जाती मसला है। लेकिन जब मैं नुमाइंदगी करता हूँ, और आजम खान साहब की हैसियत कुछ नहीं है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं समाजवादी पार्टी में, इसलिए उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी का नुमाइंदा, उनको और उनकी फैमिली को रहना पड़ेगा, भले ही कितनी तकलीफ हो, उसकी इज्जत और वकार बना के रखना पड़ेगा, भले कितनी तकलीफ क्यों ना हो। तकलीफ तो वैसे भी हो रही है, तकलीफ कौन सी कम हो रही है, तो रीढ़ की हड्डी रखनी पड़ेगी अपनी, एक बात। दूसरी बात, अब अखिलेश यादव जी का क्या, हमारा तीसरा दोस्त है, उसको ऐसा लगेगा नहीं कि इनको तो गोली खाने में ही मजा आता है, तो वो तो और उसको शाबाशी देगा सामने वाले को, भाई 2 गोली और मार, तो मेरा काम कर रहा है, अच्छा, ये और खुश हो जाएंगे।
तो बात वही आई ना कि ये जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अखिलेश यादव साथ लेके गए महबूबुल्लाह नदवी को कि ये तो पहले ही गिरे पड़े हैं, और नमक इनके ऊपर छिड़कूंगा। नहीं नहीं, उनको ऐसा लगा कि ये गाली देने वाले लोग और गाली खाना आजम खान साहब को और उनकी फैमिली को पसंद है, इसलिए लेके गए, अच्छा, चलिए इसीलिए तो खैर, लेके गए। बिल्कुल सही बात है, पता नहीं वरना ये वरना शऊर। सुनिए सुनिए सुनिए, उसके पड़ोस में मुरादाबाद की एमपी भी तो थी, हाँ, रुचि वीरा। रुचि वीरा। उनके तो आजम खान साहब से अच्छे ताल्लुकात है, उन्हें ले जाते, लेकिन हम्म, उनकी बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो उनकी तारीफ करती हैं। तो आज हम्म, अखिलेश जी ने सही काम किया कि हम्म। ये तो गाली पसंद करते हैं, तो चलिए खैर, गाली वैसे वाला अखिलेश यादव रुचि वीरा को भी साथ लेकर पहुंचे थे, पर आपने ठीक कहा, जो अपनी इज्जत ही नहीं कर रहा उसकी दूसरे क्यों इज्जत करेंगे? सबसे पहले इंसान को अपनी इज्जत करनी पड़ती है। खैर, हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। ये मौलाना जो कूद कूद के बड़ी बड़े गाड़ियों में, बसों में भर भर के लोगों की भीड़ ला रहे हैं, कोई मंच पे चढ़ के गुर्रा रहे हैं, कोई अपील जारी कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें उस दौर में हो रही हैं जब महाराष्ट्र यानी कि आरएसएस के गढ़ में चुनाव हो रहा है, तो दिमाग में कुछ होता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। देखिए, इनकी भी ताकत जो है ना इनके पास नहीं है, इनका फैसला लेने की, इनकी जबान, इनका दिल इनके काबू में नहीं है। अमित शाह साहब के काबू में है, मोहन भागवत जी के आरएसएस और बीजेपी के काबू में। इनकी कोई भी कार्रवाई इनकी अपनी है ही नहीं, हम्म, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आप देख लीजिए, अमित शाह जी इनसे ये करवा रहे हैं तो ये करेंगे, अमित शाह जी ये कराए ना तो वो करेंगे, उस तरीके से आप इन्हें देखिए। क्योंकि इनको अगर कोई असली कार्रवाई करनी होगी तो ये अपने बुजुर्गों की तरह हम्म। जेल जाते, कभी गए कोई कोई जेल इनमें से, जी। कोई लाठी खाते? इनके हम्म, बुजुर्गों ने लाठी नहीं, गोलियां खाई हैं। हम्म, जो इनके बुजुर्गों के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम्म। वो सड़कों पे लाठी गोली खा रहे हैं। ये ठीक तो है, अपने बुजुर्गों की जो कमाई है ना, अपने ईमान से जो उन्होंने कमाई थी, अपनी इज्जत जो कमाई थी ठीक है। कम्युनिटी के बीच में, मैं उसको बेच समझना, के। ठीक है, उसको बेच रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, अभी जाके ताल कटोरा स्टेडियम में भीड़ जुटाना, अभी मंच पे चढ़ के जयपुर में बोलना, अभी अपील जारी करना, ये सब अभी क्यों हो रहा है? और इससे इन्हें क्या हासिल हो गया? और ये क्या ये समझते हैं कि मुसलमानों को कुछ समझ नहीं आता है? देखिए, मुसलमान कम्युनिटी को, और देश में कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में से कुछ ग्रुप्स हैं, शेड्यूल ट्राइब में से हैं, ओबीसी में से हैं, और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इनमें से तो बिल्कुल ज्यादा है, जो इस देश को बचाने के लिए एक बात का फैसला कर चुके हैं और वो उस पे से हिलते नहीं हैं। जैसे मनुवादियों ने फैसला कर रखा है ना, बीजेपी पूरे देश को बेच दे चाइना को, अडानी और अंबानी के थ्रू, यूसुफ लुलू के थ्रू, लेकिन वो वोट बीजेपी को ही देंगे। उसी तरीके से ये जो मैंने आपको कम्युनिटीज बताई हैं, और मुस्लिम उसमें से एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, इन्होंने तय कर रखा है, कोई कुछ कहो या मत कहो, ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग, ये सारी कम्युनिटीज के हम्म, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ही वोट देते हैं। हम्म। और इससे, इसकी वजह, इसका नतीजा है कि 60% से ज्यादा लोग देश में ठीक है, आज भी, ठीक है। हम्म, ये मशीनों के झूठे इस्तेमाल, ये चोरी के बाद भी, वोटों हम्म। की चोरी के बाद भी 60% से ज्यादा वोट बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पड़ते हैं। तो ठीक है। अब बुनियादी बात यह है कि इन मौलानाओं को ना, जो सॉरी, ये जो चोर चोर हैं जो मौलानाओं की शक्ल में आते हैं, या अरे बहुत सारे दानिशमंद भी हैं जो, हम्म, दानिशमंद हैं जो चोर हैं, दानिशमंदों की शक्ल में आते हैं, वो कुछ भी कहें या ना कहें, हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप खुद मैं रोक रहा हूं आपको, आप खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं वर्तमान समय में। ये अलग बात है कि वो आपको अब कितना पूछते हैं या आप वहां पे कितना एक्टिव हैं, दोनों चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन मौलाना सज्जाद नमाजी को तो आप पर्सनली जानते होंगे ना, क्योंकि कई बार मिले होंगे। इनके बारे में कुछ बताइए, इनकी शख्सियत कैसी है? सलमान खान साहब को कितने लोग जानते हैं? आपके दर्शक जानते होंगे। हाँ, दुनिया शाहरुख खान जानती है। साहब को भी जानते होंगे। बिल्कुल सलमान जानती खान साहब फिल्मों के अंदर जब एक्टिंग कर रहे होते हैं है। तो एकदम उनका पुख्ता ईमान लगता है ना, ना ये डरेंगे किसी से, ना वो होंगे। और जब ये कई बार वो पुलिस वाले की नौकरी इन्होंने मतलब एक्टिंग की, तो हम्म। सैकड़ों बदमाशों को एक ही बार में खत्म कर दिया। जी। अब एक छोटा सा अमित शाह जी का प्यादा जो है, उससे ये डर के मारे चूहे की तरह छुपे हुए घर में बैठे हैं, हम्म,
और कोई भी मजबूत कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं रहे। मैं बार बार वीडियो बना के बोल चुका हूं कि अगर कोई नहीं मिल रहा तो मुझे बताओ, मैं ये सब डर धमकी को खत्म करा दूंगा कानूनी तरीके से, मेरे पास भी नहीं आए। उसी तरीके से ये उनकी असलियत है जो नजर आ रही है, और वो असलियत है जो वो इमेज पेश करते हैं अपनी एक्टिंग के द्वारा। तो सज्जाद नोमानी साहब और इन जैसे सभी जितने भी मौलाना हैं, सलमान खान साहब एक्टिंग में उनके सामने 1% भी नहीं है। क्या मतलब ये एक्टिंग, मतलब किस तरीके की एक्टिंग? क्या वो अपने बारे में जैसे दिखाते हैं, बताते हैं? वो दिखाते हैं कि हमसे ज्यादा ईमान पे चलने वाला, ईमान वाला, अल्लाह रसूल की बात पे चलने वाला है ही नहीं कोई। कोई भी हम्म, यकीन कर लेगा इनकी बातें सुन के? नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। और जो बात वो कहते हैं उसका जर्रा बराबर भी उनके अंदर नहीं है। अच्छा, ये उनकी खासियत है। इतने अच्छे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को फेल कर देंगे ये सारे। ये बीमार हैं वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप उनके वो बारे में वो ऐसे वो बोल रहे हैं, बताइए। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इनको 2013-14 से जानता हूँ। मौलाना वली रहमानी, मैं उनको मौलाना कहता हूँ अभी, हम्म, इनको मैं मौलाना नहीं कहता। उन्होंने मुझसे इन्हें मिलवाया था, और मुझसे मिलके मेरे उस वक्त भी कारनामों को देखकर मुंह पर मुझसे तो ये हमेशा ये कहते थे कि आप फरिश्ता हो, हम सब भी मिलके आपके जो कारनामे हैं अल्लाह की नजर में वो इतने होंगे कि हम सब की जो ये मजलिस चल रही है उससे भी आपके कारनामे भारी पड़ेंगे अल्लाह की नजर में। मैंने कहा देखिए मौलाना, अल्लाह के बारे में जितना मुझे पता है, उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। वो तो उसकी मर्जी होगी, वो मेरी कौन सी अदा पसंद करेगा या ना करेगा, काम से ज्यादा मसला होता नहीं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अल्लाह को राजी करने की, मुझे तो ये ठीक। पता है। लेकिन आपने चलिए अल्लाह के यहाँ से सर्टिफिकेट मुझे दिलवाने की चेष्टा जो की है, मैं कबूल कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन इन्होंने, एक तो ये जब भी मुझे मिलते थे, ये उसी साल बता रहा हूँ, अब 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से भी ज्यादा, ऐसी मिलते ही कि मैं इतना ज्यादा बीमार हूँ, मुझे ये शुगर है, मुझे ये ब्लड प्रेशर है, हाई, कल मैं रात को डॉक्टर के साथ था, रात भर मेरे ड्रिप चढ़ा, और मैं अभी 3 आदमियों की मदद से आया हूँ, मुझे मिल्लत की इतनी, और ये हर बार का है। एक भी बार ऐसे नहीं मिला मुझे ये हट्टे तंदुरुस्त मिले। और उसके बाद जैसे ही माइक हाथ में आ गया, हम्म, इनसे ज्यादा तो हट्टा कट्टा कोई रह ही नहीं जाता था। और उससे पहले, मतलब ये इनकी ये एक टेक्निक है, मुझे समझ में आई कि कोई आदमी इनसे तल्ख सवाल ना कर दे, ये मजलूमियत की एक ओहो, लिबादा ओढ़ के रखें इनकी हरकतों की वजह से, उसके लिए ये काम करते हैं। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड के ठीक है। स्पोक्स पर्सन बने हैं, तो हम्म, अमित शाह जी ने स्पोक्स पर्सन बनवाया है। ठीक तो है। पर्सनल लॉ बोर्ड से अगर ये काम तो क्या, कराना है उन्हें, मैं सवाल कर रहा हूं, तो क्या यही इनके अंदर सलाहियत है कि ये एक एक्टिंग कर सकते हैं, नौटंकी कर सकते हैं, या जो वो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की एक एक विधानसभा सीट का हाल उनके पास है और उसी के आधार पर वो अपील कर रहे हैं, वो काबिलियत आपको नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लेकिन उसकी कोई सबूत तो दलाइल तो पेश करें। हम्म, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अभी एक्सपोज किया, सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने डेटा दिखाया। हम लोगों ने सिफोलॉजिस्ट जितने आपका वो प्रेडिक्शंस करते हैं ना, उनको एक्सपोज किया। उन्होंने भी कम से कम, जो ये इतने बड़े बड़े चोर हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी कोई तो डेटा पेश किया, हमने इस वजह से ये रिसर्च की थी, ऐसे ऐसे जाके ये की थी, झूठा सच्चा, हमने उसमें चोरी पकड़ी उनकी हर हम्म, जगह। ये उनसे भी कई बड़े दर्जे के फ्रॉड और चोर हैं। अच्छा, ये तो कोई अपना टेक्निक ही नहीं पेश कर रहे, कह रहे हैं कि मैंने महाराष्ट्र की एक एक सीट पे जाके गहन मुताला करके, हम्म, बहुत डिटेल में स्टडी करके ये फैसला किया है कि ये कैंडिडेट मुनासिब रहेगा। ऐसा फैसला तो हम्म, कोई पॉलिटिकल पार्टीज जिनका दिन रात खाना पीना हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो भी ऐसा सर्वे नहीं करा पा रहे। ये अपना कोई डेटा पेश करेंगे इलेक्शन तो इनके, कमीशन के चोरों की तरह, या ठीक है, ये जो सिफोलॉजिस्ट बने हुए हैं, या ठीक है, यादव साहब और पता नहीं कौन कौन उनकी तरह डेटा पेश करेंगे? ठीक है। तो तब नहीं, तो माने इनकी बात। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके पास कोई जिन्नात हो और उसने इन्होंने छोड़ दिया और वो आके इनको सारे आंकड़े दे रहा हो, वो दिव्य ज्ञान इनके पास हो, तो आप फिर भी सवाल उठाएंगे? नहीं, फिर नहीं उठाऊंगा। ये हम्म, बोले ना, ये तो ना बोले कि मैंने जाके खुद किया है मुताला, लोगों से बात करके, अहम लोगों से हर सीट पर जाके बात करके ये बोल रहे हैं। सीधे हम्म, बोले कि जिन्नात से पता लगा है मुझे, हम्म, तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन ठीक, कौन से जिन्नात ने इन्हें ये कहा था कि आप ये ये बात बोलो कि बाइकआउट करने की जो वोट किसी को देगा, किसी एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को, ये हम्म, किस जिन्नात ने इनसे कहा था? ये वो जिन्नात नहीं है
ये अमित शाह साहब के लोग हैं जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। अब आप उन्हें जिन्नात का बात कहेंगे तो अमित शाह जी आपसे नाराज हो जाएंगे। चलिए वो खैर, जिन्नातों से भी इसमें बड़ी जिन्नात है। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आप वकील हैं तो आपसे हर खबर में वकील के एंगल से भी बात होनी चाहिए। इनकी ये अपील करना इस तरीके से किसी का बायकॉट करने की और किसी का समर्थन करने की, क्या कानूनी अपराध भी हो सकती है? एकदम है। और यही वो साजिश है जो अमित शाह साहब की लीगल टीम ने इनसे उसका हिस्सा बनाया। देखिए, ये धारा 123 है, उसमें बहुत सारे अपराध लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें अपराध जो लिखे हुए हैं, और सेक्शन 8 भी है, उसमें जो अपराध लिखे हैं उसमें एक बड़ा अपराध ये है कि अगर किसी वोटर को किसी पार्टी से या किसी कैंडिडेट के लिए जी। वोट देने से रोकने के लिए या वोट दिलवाने के लिए किसी दूसरे मुखालिफ को उसके ये कहा जाएगा कि इसका बाइकआउट किया जाएगा सोशल, तो ये अपराध है और इससे उस कैंडिडेट की सदस्यता रद्द हो सकती है। ये कानून में अपराध है, करप्ट प्रैक्टिस है ये। तो ठीक है। जितने भी लोगों के लिए, और ये अमित शाह साहब ने कराया होगा इनसे, उन्हीं की लीगल टीम ने सोचा होगा ये आइडिया कि इनसे करा दो, और सबकी करा दी उन्होंने। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, इस पे सीरियसली इलेक्शन कमीशन काम करना चाहे, और कोर्टों में भी अमित शाह जी तो बड़ी जल्दी से कोर्ट में भी फैसले करा सकते हैं, तो सबके सब जीते हुए कैंडिडेट जो जीतेंगे इनकी लिस्ट में से, उनकी कैंडिडेचर रद्द हो सकती है। इतनी बड़ी ठीक। साजिश करता है ये। इसी को आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि इन्होंने कानूनी तौर पे भी एक साजिश रची है अमित शाह के हाथों में खेलते हुए। तो जो तमाम बाबा पैदा हो गए हैं 2004 के बाद और रोजाना अपील करते हैं बीजेपी के हक में, उनके खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे हो जाने चाहिए थे, अब तक क्यों नहीं हुए? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। आज जो दिल्ली दंगों के हमने सैकड़ों लोगों को छुड़ाया है, और ये जमीयत में जो चोर मौलाना बने बैठे हैं लीडर्स, उनके उनकी तरह नहीं कि उसका ढिंडोरा पीटा हो, सबसे ज्यादा लोगों को हमने छुड़वाया। तो उनके ऊपर तो सारे झूठे मुकदमे बने हुए हैं। मुसलमान को मारने का भी मुकदमा, उसका घर लूटने का भी मुकदमा मुसलमान के ऊपर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के हाथ में है, ठीक है। ठीक। लेकिन जो अमित शाह जी के क्लोज लोग हैं, वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, है तो उन्हीं की टीम के मेंबर ना, उन्हीं की कठपुतलियां हैं। ठीक है। उनके ऊपर कौन मुकदमा कराएगा? अमित शाह जी नहीं कराएंगे। अब सज्जाद नोमानी जी के ऊपर मुकदमा होगा भी तो इतना सा होगा जो इनकी अंडरस्टैंडिंग से होगा, डरो मत। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है ना। इसी तरीके ये एक टेस्ट है, आप टेस्ट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप अपना लीजिए टेलीविजन के ऊपर। आज जो ये फ्रॉड मीडिया है ना, क्रिमिनल मीडिया, जिसको आप भोंपू मीडिया कहते हो, उसमें इनके चर्चा ही चर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल। तो कौन कराता है वो चर्चा? आप, अब मैं सवाल अमित कर रहा शाह हूं, जी। एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे करना चाहता हूं। ऐसे तथाकथित मौलानाओं की जो साजिश है सीधे तौर पे जो नजर आती है कि आरएसएस बीजेपी के हक में काम कर रहे हैं, उन्हें जनता क्या वाकई में समझ पाती है, या मुसलमानों की जनता बस देखती है सामने हुलिया गेटअप और इन्होंने अपील जारी कर दी और वो ठप्पा लगाना शुरू कर देती है? नहीं, सलमान खान की फिल्म देखने बहुत लोग जाते भी हैं, और बहुत लोग ये भी मान लेते हैं कि हाँ ये सच में 100-200 लोगों को मार ही सकता है। तो बहुत लोग बेवकूफ भी बनते हैं इनकी बातों से, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी इनके कहने से वोट नहीं देती है। मेजॉरिटी समझदार है, मैंने आपको बताया, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ये सब समझदार हैं। ये क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध कम्युनिटी के लोग, और एससी एसटी और ओबीसी में बहुत सारे तबके बहुत समझदार हैं। एक सवाल और। वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। ये क्यों ये जरूरी बात है, इसलिए बता रहा हूं मैं। बताइए। एक तो वजह ये होती है कि जो गुमराह हो सकते हैं इनके कहने पे, वो गुमराह हो जाए। और गुमराह करने से भी ज्यादा, और ये मेरा जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, ये लोग जो हैं ये इसलिए अपील नहीं करते हैं कि किसी कैंडिडेट को वोट दिलाना है या अपने कैंडिडेट को वोट दिलवाना है। ये जो आरएसएस और बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसको यूनाइट करते हैं, उसको। और जो आरएसएस और बीजेपी की दूसरी खराबियों की वजह से जो देश में लूट मचा रखी है, चाइना के हाथ देश बेच दिया, जगह बेच दी, एक तरीके से बेच ही दी, उससे जो छिटकते होते हैं वोट, उनको एकजुट करने के लिए होता है। और दूसरा ये होता है कि हम लोग किसी तरीके से ज्यादा जो अपने गंदे घिनौने काम करके पैसे कमाए, सुनिए इंपॉर्टेंट बात, वो जो पैसे कमा रहे हैं उसमें सुरक्षित रहे, और कुछ टुकड़े अमित शाह जी और मोदी जी और मोहन भागवत जी हमारी तरफ
फेंकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और अमित शाह जी को क्या काम होता है इनसे? हम्म, अमित शाह जी को भी दूसरा काम क्या होता है? एक तो यही कि उनके जो छिटके हुए वोट हैं वापस आ जाएं, कोर ठीक है। वोट बैंक में। और दूसरा, ये जो चोरी की मशीनों से वो इलेक्शन जीतते हैं, हम्म, उसका जस्टिफिकेशन दे सकें कि मैंने मौलाना सज्जाद नोमानी से जो इतना है, मत करिए, एक मिनट रुकिए इतना मत रुकिए रुकिए, करिए। मौलाना सुनिए आपके लिए सुनिए दुआ नहीं करेंगे, ये आपके लिए सुनिए दुआ भी नहीं सुनिए करेंगे सुनिए, मौलाना। अरे सुनिए, मेरे लिए तो जो करेंगे नहीं करेंगे, पर सुन तो लीजिए, मैं बताऊंगा दुआ की बात भी। हम्म, तो उसके बाद ये है कि ये जो मशीनों से जो इलेक्शन जीतते हैं, हम्म, उसका जस्टिफिकेशन लोग कई ठीक, सड़कों पे आके बहुत बड़ा एजिटेशन ना कर दें, ठीक है, तो ठीक है। ये बहाने होते हैं कि भाई मौलाना हम्म, सज्जाद नोमानी से, इनसे हम्म, उनसे मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया, ठीक है, ठीक है। अहले हदीस को लड़वा दिया मैं बाकी आ रहा से। हूं, मैं आ रहा हूं, तो मैं आ रहा ये हूं। एक मिनट रुकिए, ये हम्म, जस्टिफिकेशन हम्म, के मुसलमानों की नफरत पैदा कर दी, उसका ठीक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हरियाणा हम्म, का। हम्म, जाटों को 35 बनाम 1 कर दिया। ये हम्म, सब धोखा है, जीते वो मशीनों से हैं, मशीन से। चोरी की मशीनों से। ये ठीक है, धोखे के पार्टनर ठीक हैं है। उसमें। अब पूछिए। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो ये है कि वो अहले हदीस से भी जो झगड़ा शुरू हो गया, चलिए वो भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्यों किया गया है, किसी के इशारे पे किया गया हो, तो उस पर जाते नहीं है डिटेल में। सवाल मेरा ये है कि आप इन मौलाना को इतना नाराज कर देंगे, आपके लिए ये तो दुआ नहीं करेंगे, एक तो चीज। दूसरा एक सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा करके आप मुसलमानों को उनके मौलानाओं से दूर करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं कोई? नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा सही है दोनों बातों का। ये मौलाना मिले हुए जब भी मुझे मिलते हैं, और ये 10 साल की बात बता रहा हूँ, जिन्हें आप मौलाना कह रहे हो और मैं चोर कह रहा हूँ, हम्म, और ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है, चोर हम्म। सज्जाद नोमानी साहब जो है, ये तौबा, मुझे तौबा, जब भी तौबा, मिलते हैं, तौबा, 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 तौबा। अरे चलिए, ये तो मेरी बात है, आप तौबा कर रहे हैं, मैं तो कहता ही हूँ, मैं ये मौलाना नहीं मानता। ये मौलाना बनना छोड़ दे तो मैंने चोर कहना छोड़ दूंगा। चलिए, जब तक ठीक ये है। मौलाना अपनी शक्ल में रहेंगे, मुझे चोर कहना मजबूरी है। तो ये हजरत मुझे जी हैं मिलते वो, हैं, हजरत जी कहिए उनको, हजरत जी। मैं हजरत कहूंगा तो फिर अगर ये मेरा कत्ल भी कर देंगे तो मैं उफ नहीं कर पाऊंगा, अच्छा, इसलिए ठीक है, मैं चलिए। नहीं कहता। ये अच्छा। मेरा हजरत और मौलाना की जो मेरे नजर में इज्जत है ना, मेरे दादा भी मौलाना थे, हम्म, जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी थे, मैं इसलिए मैं उन सब चीजों को ज्यादा बयान नहीं करता हूँ। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मुझे ये मिलते थे सारे, आप फरिश्ता हो, और इस पूरी मजलिस में, पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस में जो जितने मौलाना बैठे हैं, वो एक तराजू में आ जाए और एक आप आ जाओ, तो आपकी मगफिरत अल्लाह हम्म, ताला के दरबार में पहले होगी, और हम सब आपके लिए दुआ गो रहते हैं। ये हर एक मौलाना का स्टैंड है ऑफिशियल, जो मेरी शक्ल पे है, ठीक है। होता है। ठीक है, अब दिल में क्या है उसका हाल तो अल्लाह जाने। तो एक हम्म, तो बात ये हो गई। मैं तो तब भी इनसे कहता था, मौलाना ये तो फैसला अल्लाह करेगा, पता नहीं आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाए या मेरी कौन सी हम्म, पसंद आ जाए। ठीक है, मेरा तो अल्लाह के रास्ते पे जो नबी ने हमारे सिखाया है उस पे चलना काम है, ठीक है, और वो छोटा सा है, ठीक है, इंसाफ और बराबरी के लिए काम करना। ठीक है। दूसरा, जो आप ये दूसरी बात कह रहे हो कि ये बद्दुआ दे दे, यही बात दूसरी पूछी है ना आपने। नहीं, मैंने ये पूछा कि नाराज तो हो ही जाएंगे, दुआ तो करेंगे ही नहीं। वो तो नरसिम्हा राव के लिए दुआ कर सकते हैं खुले मंच पर बैठकर, या कोई जाके इंदिरा गांधी के लिए कलाम पाक पढ़ सकता है, वो सब नौटंकी इनकी जब जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ऐसी बातें करके नाराज, हाँ। इस नहीं कौम नहीं, को इस कौम को मुसलमान मौलानाओं से दूर नहीं कर देंगे? मैं इस कौम को, मुसलमानों को खास तौर पे मौलानाओं के नजदीक करने का काम कर रहा हूँ, चोरों से दूर करके। जो असली मौलाना है ना, हम्म, जो मौलाना है, उनके नजदीक करने का काम कर रहा हूँ। अपने कायदों को, मौलानाओं को चुनो। तुम्हारे हम्म, बीच में एक से बढ़कर एक मौलाना पड़ा हुआ है, जो जिसकी कहीं कोई ज्यादा फेमस नहीं है। वो सलमान खान से अच्छे बहुत सारे एक्टर पड़े हुए हैं, हम्म, लेकिन उनके पास कोई पब्लिसिटी करने का तरीका नहीं है, और वो पब्लिसिटी करेंगे भी क्यों? हम्म। क्योंकि उनका तो डायरेक्ट टच अल्लाह से है, और वो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। तो उनको चलिए। ढूंढो, उनको इनकी जगह पे बिठाओ। मैं तो उल्टा कर रहा हूँ उसका भी। मैं अच्छे हम्म, मौलानाओं को आगे लाके इन चोरों को दूर भगाने का काम कर रहा हूँ। और चलिए, मैंने तो ठीक अभी है। पार्टीज के अंदर से भी हम्म। स्लीपर सेल्स को निकालने का बीड़ा उठाया है। स्लीपर सेल्स। ये सब आरएसएस स्लीपर के सेल्स स्लीपर, होती हैं वो? ये सब स्लीपर सेल हैं। जैसे जयराम रमेश जी, और कल हमने एक प्रदर्शन किया था, जयराम रमेश जी और इनको स्लीपर सेल बता के, वीनू गोपाल को। उसी हम्म, तरीके से ये सब तंजीमों में स्लीपर सेल्स हैं, इनको हम्म, निकाल के अच्छे लोगों को ऊपर लाना बहुत जरूरी है। हम्म।
चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से तमाम चीजों पे हमेशा की तरह अपनी बात रखी। और आपसे फायदा यही होता है बात करके कि कुछ चीजें बहुत सपाट लहजे में आम लोगों तक पहुंच जाएं। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।